नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी अग्निपथ। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अग्निपथ। साल 2 साल बाद जब भी घर लौटती हूँ तो कहने सुनने को कितनी बातें इकट्ठी हो जाती हैं। नियमित रूप से पत्रों का आदान प्रदान होता रहता है, फिर भी बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। खासकर सखी सहेलियों की बातें, गली मोहल्ले के किस्से, कुशल क्षेम की चिट्ठियों में ये सब बातें कहाँ आ पाती हैं। इसलिए फिर चाय पीते हुए, खाना खाते हुए बातों का सिलसिला चलता ही रहता है। कभी कभी तो बातें करते सारी रात बीत जाती है। बाबूजी जब थे तो अक्सर अम्मा को डपट देते, अरे अब बेचारी को सोने भी दो, सफ़र की थकी हारी आई है, क्या सारी बातें आज ही कर लोगी। बाबूजी बेचारे क्या जाने कि इतनी बातें मन में रखकर नींद भी तो नहीं आती। खाना खाते हुए अम्मा ने पूछा, चंदा का तो तुझे पता चल ही गया होगा ना, चिट्ठी में लिखा था शायद। नहीं तो क्या हुआ उसे? अरे उसे क्या होना है, पिछले महीने उसका घर वाला नहीं रहा। क्षण भर को, सिर्फ क्षण भर को कौर हाथ ही में रह गया। दूसरे ही पल छुटकारे की सांस लेते हुए मैंने कहा, चलो अच्छा हुआ, एक पाप कटा। इस खबर पर दूसरी कोई टिप्पणी हो ही नहीं सकती थी, पर अम्मा एकदम भड़क गई। कैसी बात कर रही है, उस बेचारी की तो दुनिया ही उजड़ गई। अम्मा, उसकी दुनिया बसी ही कब थी जो उजड़ जाती, और बेचारी तो वह तब थी जब वह भला आदमी उसकी ज़िंदगी को नरक बना रहा था। अब कम से कम चैन से जी तो सकेगी। मुझे तो खुशी है, उसकी ज़िंदगी का एक दुखद अध्याय समाप्त हो गया। जैसा भी था उसका पति था वह, उसके दम पर 4 लोगों के बीच वह सिर उठाकर चल सकती थी। यह चुटकी भर सिंदूर न रहे तो औरत का जीवन राख हो जाता है बिन्नू, पर तुम आजकल की लड़कियां यह सब नहीं समझोगी। मैं कहना चाह रही थी कि इस चुटकी भर सिंदूर के रहते भी चंदा का जीवन राख ही था। अब और राख क्या होगा, पर चुप लगा गई। जब से बाबूजी गए हैं अम्मा इस मामले में बहुत भावुक हो गई हैं, इसीलिए उनका दिल दुखाने की इच्छा नहीं हुई। फिर पूरे दिन चंदा ही मन में चक्कर काटती रही। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की सारी बातें याद आती रहीं। हम शैतान लड़कियों का एक ग्रुप था। चंदा हम सब की लीडर थी, क्योंकि वही हम सब में स्मार्ट, निडर और दिलेर थी। शादी के मंडप में जब उसे घूंघट में दबी ढगी देखा था तो हम सब की हंसी छूट गई थी। लगा था जैसे चंदा कोई स्वांग कर रही हो। हमारे ग्रुप में सबसे पहली शादी चंदा की ही हुई थी, इसीलिए हम सब ने गोपियों की तरह उसके दूल्हे को घेर रखा था। वह जैसे हम सब के सपनों का राजकुमार था, सुदर्शन, आकर्षक, रौबदार, किसी विदेशी कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर था। बोलचाल में एक विदेशी ठसक थी। हम सब उसकी एक एक भंगिमा पर मर मिटी थीं, एक एक मुस्कान पर न्यौछावर हो रही थीं। साल भर तक चंदा हम सब की ईर्ष्या की विषय बनी रही। फिर एक एक करके हम सब की शादियां होती गईं। चंदा का ब्याह पुराना पड़ गया। फिर एक दिन उड़ते उड़ते खबर सुनी कि वह विदेशी कंपनी डूब गई है, चंदा का पति बेकार हो गया है। उस समय हम सब अपनी अपनी गृहस्थी में इतनी रच बस गई थीं कि खबर सुनकर एक उसास भर ली, बस। वैसे यह कोई गंभीर बात थी भी नहीं। एक नौकरी छूटती है तो आदमी दूसरी नौकरी ढूंढ लेता है या कोई धंधा कर लेता है। चंदा के पति ने भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लिया होगा। प्रथम प्रसव के समय अम्मा के पास आना ज़रूरी हो गया था। घर में कोई देखने वाला था नहीं और डॉक्टरों ने भी काफ़ी डरा दिया था। आने के बाद मालूम हुआ कि चंदा भी इन दिनों आई हुई है। जानकर बेहद खुशी हुई। उससे मिले 2-3 साल हो चले थे। मेरी जाने लायक स्थिति नहीं थी, पर अम्मा का संदेश मिलते ही वह आ पहुंची। उसे देखा तो मेरी सारी खुशी काफूर हो गई। वह बुझा बुझा सा चेहरा और सूखी सी हंसी।
यह चंदा तो पहचानी ही नहीं जा रही थी। मुझे देखते ही उसका चेहरा खिल उठा और वह पुराने आवेग के साथ ही मेरे गले लग गई। जी भरकर भेंट लेने के बाद मैंने उसे अपने पास बिठाते हुए चुहल की। तू ऐसी सूख कर कांटा क्यों हो रही है? हमारे जीजा जी कुछ खिलाते पिलाते नहीं क्या? तुम्हारे जीजा जी को मूँछों पर ताव देने से फुर्सत मिले तब तो मेरी ओर देखेंगे। मैंने तो यह बात मजाक में कही थी, पर उसने जो उत्तर दिया वह मजाक नहीं था, वह एक कड़वी सच्चाई थी, क्योंकि उसका चेहरा एक असह्य रोष से भर उठा था। बात क्या है चंदा? तुम खुश नहीं लग रही। घर में सब ठीक तो है ना? जिसका पति निठल्ला बैठा हो उसके लिए कहीं भी कुछ ठीक नहीं होता शालू। यही घर था जहाँ सब लोग मुझे हाथों हाथ लेते थे। आज मेरी स्थिति नौकरानियों से भी बदतर हो गई है। इनकी नौकरी जाते ही सबके चेहरे बदल गए हैं। एक नौकरी चली गई तो क्या हुआ? करने वाले के लिए काम की कमी थोड़ी ही है। वे चाहें तो 100 नौकरियां जुटा सकते हैं, पर उन्हें तो वैसी ही नौकरी चाहिए। जरा भी 19-20 नहीं चलेगा। ऐसी नौकरी कहाँ मिलेगी? वह तो बिल्ली के भाग से छींका टूट गया था समझो। मेरे पापा भी तो उसी चकाचौंध में मारे गए। नहीं तो क्वालिफिकेशन के नाम पर सिर्फ बीकॉम की एक डिग्री है, उसी के लायक काम मिलता है, वह इन्हें करना नहीं है। चंदा की कहानी सुनकर मन उदास हो गया। लगा कि उसके सुख को हम ईर्ष्यालु सखियों की नज़र तो नहीं लग गई। कालांतर में 2 दुर्घटनाएं और घटीं। चंदा के यहाँ दूसरा बेटा पैदा हुआ और हताशा में डूबे उसके पति ने पीना शुरू कर दिया। दोनों ही बातों ने चंदा को जैसे तोड़कर रख दिया। छोटे भाई की शादी में जब घर आना हुआ तो चंदा से फिर मुलाकात हुई। फीकी हंसी हंसकर बोली, अब तो हमेशा मुलाकात हुआ करेगी। मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। क्या बात करती हो? बर्दाश्त की भी एक हद होती है शालू, और वह मैं पार कर चुकी हूँ। मैंने श्रीमान जी से कह दिया कि जब तक आपके मन लायक काम नहीं मिल जाता मुझे नौकरी करने दीजिए। मैं अपने बच्चों को दूसरे के टुकड़ों पर नहीं पाल सकती। आखिर मेरा पढ़ा लिखा कब काम आएगा? बस मेरा इतना कहना था कि घर में जैसे तूफान आ गया। घर की इज्जत उछालने के लिए मेरी बहुत लानत मलानत की गई, लेकिन मैंने भी अब ठान लिया है। तबीयत का बहाना बनाकर आ गई हूँ। अब यहीं कुछ करूँगी। चंदा, मैंने गंभीर स्वर में कहा, पीहर का रहना 4 दिन के लिए ही अच्छा होता है। हमेशा के लिए रहना चाहोगी तो मुसीबत होगी। यहाँ भी अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे। मैं समझती हूँ शालू, इसीलिए मैं नौकरी लगते ही अलग कमरा ले लूँगी। पर यहाँ रहने से मुझ पर माँ बाप का साया तो रहेगा, भैया का सहारा तो मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं किसी तीसरी जगह में कैसे रहूँगी? उसने जैसा कहा था करके दिखाया। नौकरी लगते ही तो संभव नहीं हो सका, पर 6 महीने में उसने अपने लिए 1 रूम व किचन का जुगाड़ कर लिया। सुबह काम पर जाते हुए बच्चों को माँ के पास छोड़ जाती, शाम को उन्हें लेते हुए डेरे पर लौट आती। कई बार माँ उसके पास आकर रह जाती। बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम भी नानी ही के जिम्मे था। अस्तित्व के इस संघर्ष में माँ साये की तरह चंदा के साथ रही। न उन्होंने बिरादरी की आलोचना की परवाह की, न समधियाने की धमकियों की। हाँ, चंदा के इस अप्रत्याशित निर्णय से उसकी ससुराल में खलबली मच गई थी। जो कदम चंदा जैसी स्वाभिमानी लड़की के लिए सहज स्वाभाविक था, वही उन्हें बहुत नागवार गुजरा। उनके अनुसार खानदान की इज्जत धूल में मिल गई थी और बिरादरी में उनकी नाक कट गई थी। एक दिन उसके जेठ और ससुर उसके दरवाजे आकर कहनी अनकहनी सब कह गए थे और इस रिश्ते को एक तरह से समाप्त कर गए थे। उसके बाद मैं जब भी अम्मा के यहाँ जाती, चंदा से भेंट हो ही जाती। उसका आत्मविश्वास लौट आया था। वह फिर से पहले जैसी हंसोड़ हो गई थी। जिंदगी का दुखद अध्याय उसने अपने मन की किताब से फाड़कर फेंक दिया था। बच्चे भी उसके बहुत प्यारे थे और जहीन भी। उन्हें देखती तो मन कैसा तो हो आता। क्या इन्हें पिता का अभाव न खलता होगा?
इस अनिवार्य सुख से बेचारे वंचित क्यों रह गए। पिछली बार मैं भतीजे के मुंडन पर आई थी तो अम्मा ने बताया कि चंदा का घरवाला आजकल यहीं आया हुआ है। अरे, ये सूखी नदी में बाढ़ कैसे आ गई? किसी एक्सीडेंट में हाथ पैर तोड़वा बैठा है। ऐसे में तो बीबी ही याद आती है। सुनकर कितनी कोफ्त हुई। इतने सालों से कभी कोई खोज खबर नहीं ली, कभी यह भी नहीं पूछा कि क्या खा रही हो, बच्चों को क्या खिला रही हो। सेवा के लिए एकदम बीबी याद आ गई। बेशर्मी की भी हद होती है। जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर अम्मा ने ठेल ठाल कर भेज दिया। अम्मा को लोका पवाद की बड़ी चिंता रहती है। जब भी आती हूँ 5-10 घर मुझे ऐसे ही घुमा देती।